नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। आज अपन जिन टॉपिक्स की बात करेंगे वो टॉपिक ना सिर्फ रीट एग्ज़ाम के अंदर सिलेबस में शामिल हैं, जबकि थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर भी जो गणित विज्ञान से एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे। सेकंड ग्रेड विज्ञान से जो एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे। और बायोलॉजी के अंदर एंट्री करने के लिए बायोलॉजी का जो प्राथमिक परिचय है उसके लिए जो टॉपिक हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आज अपन बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस जो हैं अर्थात जैव प्रक्रम जो हैं उनकी चर्चा करेंगे। अब शुरुआत में चैप्टर के अंदर अपन देखेंगे कि मुख्य रूप से सजीव और निर्जीव ये क्या हैं, उनका परिचय क्या है, उनके अंदर कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे अपन इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। इसके बाद में अपन जब आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग तरह के जो जीव हैं उनके अंदर किस प्रकार से पोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, न्यूट्रिशन जो है वो किस प्रकार से होता है। फिर मुख्य रूप से एक टॉपिक जो रीट अभ्यर्थियों के लिए मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ ए ह्यूमन, यानी कि मनुष्य के अंदर कौन कौन से तंत्र हैं जिसके अंदर पोषण यानी न्यूट्रिशन अर्थात डाइजेशन सिस्टम के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और जो रेस्पिरेशन सिस्टम है उसकी चर्चा करेंगे। और धीरे धीरे आगामी वीडियोज़ के अंदर सारे सिस्टम्स जो हैं वो अपन पढ़ेंगे। ये सिस्टम ना सिर्फ रीट की एग्ज़ाम के लिए, रीट में तो सिर्फ ये नाम डाला गया है कि मानव शरीर के विभिन्न तंत्र अर्थात डिफरेंट ह्यूमन सिस्टम्स, ठीक है। लेकिन जो मुख्य थर्ड ग्रेड की परीक्षा है उस परीक्षा के अंदर अलग अलग सिस्टम्स के नाम भी दे रखे हैं। मैं आपको अभी थर्ड ग्रेड का जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है वो अभी आपको दिखाता हूँ, जिसके अंदर किस प्रकार से सिलेबस के अंदर इन बिंदुओं यह जो सिलेबस आप देख रहे हैं ये थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, जिसके अंदर गणित और विज्ञान से 120 अंकों के 60 प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। पिछली बार की जो थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा आयोजित हुई उसके अंदर ये प्रश्न पूछे गए। अब देखिए यहाँ पर ये विज्ञान का पोर्शन है, विज्ञान से 30 प्रश्न हैं वो पूछे जाने हैं। और ये विज्ञान का थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए मुख्य परीक्षा के लिए सिलेबस है, ना कि ये रीट पात्रता परीक्षा का सिलेबस है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो ह्यूमन सिस्टम है वो अलग से पूरा टॉपिक है वो यहाँ पर दिया हुआ है। सारे के सारे टॉपिक्स किस प्रकार से मानव के अंदर पोषण किस प्रकार से होता है और श्वसन किस प्रकार से है, परिवहन किस प्रकार से है, यानी कि परिसंचरण जिसके अंदर ब्लड का सिस्टम रहता है पूरा का पूरा, जो खाद्य पदार्थ हैं उनका किस प्रकार से सर्कुलेशन होता है, जो गैसेज हैं उनका किस प्रकार से सर्कुलेशन होता है, ये सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर शामिल होती हैं। और मुख्य प्रकार से देखा जाए तो उसके बाद में अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। तो यह टॉपिक मुख्य रूप से अपना जैव प्रक्रम वाला बायो प्रोसेस का रहेगा, जिसको अपन अलग अलग करके वीडियोज़ के अंदर क्रमशः देखेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही आसान भाषा के अंदर, जिसको आप एक बार पढ़ते ही यूँ मानिए कि ना सिर्फ आप उस वीडियो को देखेंगे ना सिर्फ समझ पाएंगे जबकि याद भी हो जाएगा साथ साथ में, इतनी ही आसान भाषा के अंदर ये पढ़ाया गया है। इसके बाद में देखिएगा यह जो थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा है उसके अंदर तो है ही है, ये सारे के सारे सिस्टम सेकंड ग्रेड साइंस से जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाले हैं। ये सिस्टम हालांकि सेकंड ग्रेड के अंदर थोड़े से वाइड लेवल के ऊपर पढ़ाए जाते हैं, वाइड लेवल के ऊपर अपने को इसका कंटेंट है वो लेना होता है, लेकिन शुरुआती तौर के ऊपर अगर देखा जाए कंटेंट के अंदर एंट्री करने के लिए, उसकी समझ विकसित करने के लिए यह जो सेशन हैं उनको देखना और उनको समझना, उनका अच्छी तरह से अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन ये बायो प्रोसेस और क्या जो सजीव और निर्जीव हैं उनके अंदर किस प्रकार से अपन डिफरेंस करेंगे इस टॉपिक को। देखिए जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस, इनके अंदर अपन सबसे पहले जब इस टॉपिक के अंदर एंट्री करते हैं
तो सजीव और निर्जीव, जो कि रीट एग्ज़ाम के लिए तो पहला ही टॉपिक दिया हुआ है, और बाकी एक जनरल जानकारी के हिसाब से देखा जाए तो इनके बीच में अपन जो डिफरेंस हैं, अंतर हैं, उनको किस प्रकार से देखेंगे। सामान्य सी बात है, आसानी से आप समझ पाएंगे। जल्दी जल्दी से अपन इस टॉपिक को पूरा करते हैं। देखिएगा किस प्रकार से सजीव यानी कि लिविंग सिस्टम्स जो हैं, लिविंग स्पीसीज़ हैं, वो क्या हैं। तो देखिएगा वे स्पीसीज़ जिनमें पोषण, श्वसन, वृद्धि यानी कि ग्रोथ, उत्सर्जन, इसके अलावा रिप्रोडक्शन है, जनन की प्रक्रिया है, उत्सर्जन है, ये सभी प्रक्रियाएं हैं, परिसंचरण है, ये सभी जैविक क्रियाएं जिनके अंदर होती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, सजीव कहते हैं। तो सामान्य सी परिभाषा है, सभी जानते हैं, इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा अपने को विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अब अगर अपन देखें तो सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर, तो इनको भी अपन बहुत ही आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। आगे चलते हैं, देखिएगा सजीव और निर्जीव के अंदर क्या क्या अंतर रहेगा, कौन कौन सी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और उन प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या डिफरेंस पाया जाता है। सबसे पहले बात करें अपन नंबर 1 फर्स्ट प्रॉपर्टी, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, यानी भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, या क्या सजीवों और निर्जीवों में क्या डिफरेंस होता है। तो सजीव जो भी हैं, लिविंग स्पीसीज जो भी हैं, उनको पोषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि अलग अलग कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और ऊर्जा है वो पोषण से प्राप्त होती है। निर्जीव जो भी नॉन लिविंग स्पीसीज हैं, उनको ऐसी किसी प्रकार के पोषण की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि एनर्जी सोर्सेज की आवश्यकता ज़रूर होती है, लेकिन वो अलग अलग प्रकार के एनर्जी ऊर्जा स्रोत जो हैं उनसे प्राप्त होती है। जैसे अपन निर्जीव के अंदर वाहनों की बात करें, व्हीकल्स की बात करें, तो उनमें डीजल, पेट्रोल या सीएनजी वगैरह है, उनसे एनर्जी प्राप्त होती है, लेकिन वो नॉन लिविंग प्रोसेस हैं, वो अपने आप वर्क नहीं करती हैं। इसके बाद में अपन सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, रेस्पिरेशन, श्वसन। तो सजीवों के अंदर ये होता है, निर्जीव के अंदर नहीं होता है। उत्सर्जन, एक्सरेशन सिस्टम देखते हैं, तो सजीवों के अंदर जो भी अपशिष्ट उत्पाद बनते हैं उनके उत्सर्जन की आवश्यकता होती है, जबकि निर्जीवों के अंदर ऐसा कोई नितांत आवश्यक नहीं है। फोर्थ प्रॉपर्टी अपन देखते हैं, रिप्रोडक्शन, जनन। तो यह सजीवों का मुख्य गुण है। यह एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप एकदम से सटीक रूप से इसके आधार पर सजीव और निर्जीव को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। यानी कि अपने समान नई संतति उत्पन्न करने का जो गुण है वो सिर्फ सजीवों के अंदर ही होगा, निर्जीवों के अंदर ऐसा नहीं होता है। निर्जीवों को मानव के द्वारा उसके समान नई जो अपन अलग अलग जो भी मॉडल्स हैं वो ह्यूमन मेड हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर रिप्रोडक्शन का सिस्टम है वो नहीं होता है, जबकि सजीवों के अंदर ये मुख्य फीचर होता है, मेन कैरेक्टर होता है। फिर नंबर 5 की बात करते हैं अपन, ग्रोथ, वृद्धि। तो सजीवों के अंदर लगातार उम्र बढ़ने के साथ साथ में ग्रोथ होती रहती है, जबकि निर्जीव के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर अपन करते हैं मोशन यानी कि गति की बात। तो यहाँ पर ये स्वैच्छिक अपनी इच्छा के अनुसार सजीव हैं वो गति कर सकते हैं, और जैविक रूप से होने वाली गति है वो इनके अंदर पाई जाती है। जबकि अपन बात करते हैं निर्जीवों की, तो निर्जीव के अंदर किसी भी बाहरी बल जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है उसके कारण ही गति है वो संपन्न होती है, अदरवाइज इनके अंदर किसी प्रकार की कोई गति नहीं पाई जाती है। जैसे अपन मोटर व्हीकल्स देखते हैं, पंखा देखते हैं, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, जितने भी अपन निर्जीव वस्तुएं हैं, तो उनके अंदर गति कराने के लिए बाहर से अपने को कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तब वो गति करेंगी, अदरवाइज उनके अंदर अपनी इच्छा से कोई भी जैविक गति नहीं पाई जाती है। तो ये अंतर सजीव और निर्जीव के अंदर, जो कि रीट एग्ज़ाम के लिए विज्ञान विषय के अंदर एंट्री करने का ही टॉपिक है, और बाकी सामान्य सी जानकारियां हैं ये। इसके बाद में अपन जानते हैं आगे कि सभी सजीवों के अंदर जब कोई शरीर का पार्ट या कोई सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो उनको पुनः उनकी क्षति है वो पूर्ति की जाती है। तो ये प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, अनुरक्षण कहलाती है, मेंटेनेंस कहलाती है। मेंटेनेंस या अनुरक्षण तो क्या है, सजीव के शरीर की कोशिका या जो भी उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग या जो फंक्शनल यूनिट होती है वो कौन होती है, कोशिका होती है। सजीवों के अंदर सामान्य सी जानकारी है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है, कोशिका। अब यदि किसी कोशिका में या किसी उत्तक में या उत्तकों के समूह है यानी किसी ऑर्गन के अंदर कोई भी क्षति होती है, कोई भी डैमेज होता है, तो उसकी पुनः क्षतिपूर्ति के लिए यानी उसकी मरम्मत के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए के द्वारा क्या होता है कि वो सेल्स पुनः अपनी मूल स्थिति में आती हैं। फॉर एग्जांपल अपन देखें कि कहीं पर चोट लग जाती है, घाव लग जाता है, कुछ दिनों बाद अपन देखते हैं कि घाव बढ़ने की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है, और जो ऑर्गन्स होते हैं या जो टिश्यूज़ होते हैं वो अपनी प्राइमरी स्टेज के अंदर पुनः आ जाते हैं। तो यही प्रोसेस
कोशिका, उत्तक या अंग उनमें कोई भी क्षति होती है तो उनका पुनः अपनी मूल कंडीशन के अंदर आ जाना, मुख्य स्थिति में, मूल स्थिति में आ जाना ही क्या है, मेंटेनेंस है, यानी कि अनुरक्षण है। अब अनुरक्षण के लिए क्या ज़रूरी है? अब सेल्स में जैसे डिवीजन होना ज़रूरी है, विभाजन होना ज़रूरी है, उसके द्वारा किसी घाव की क्षतिपूर्ति होगी तो विभाजन तब हो पाएगा ना जब उन सेल्स को कोई एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कैसे मिलेगी? न्यूट्रिशन से मिलेगी। सेल्स में क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। तो ये सभी क्रियाएं जो हैं वो जैव प्रक्रम हैं। ये क्या हैं? बायो प्रोसेस या लाइफ प्रोसेसेस हैं। इनके द्वारा ही अनुरक्षण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो क्या है अनुरक्षण? तो देखिएगा, अनुरक्षण के बाद में अगर हम बात करते हैं तो जैव प्रक्रम क्या है, तो जैव प्रक्रम क्या रहेंगे कि सजीवों के अंदर मरम्मत एवं अनुरक्षण की प्रक्रिया यानी मेंटेनेंस की प्रक्रिया के लिए जो लाइफ प्रोसेस यानी एक्टिविटीज ज़रूरी हैं, सजीवों के शरीर के अंदर होने वाली जैविक क्रियाएं जो ज़रूरी हैं उन्हीं को क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम। क्रियाएं कौन कौन सी ज़रूरी हैं? पोषण ज़रूरी है। जैव प्रक्रम जो कि अपन इस टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे, यहाँ पर इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे, वो कौन कौन से रहने वाले हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीके से पूरी की पूरी इंडेक्स और बहुत आराम से अपन इनको समझ पाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। अब पोषण है, इसको अपन मुख्य रूप से डाइजेशन यानी कि पाचन तंत्र के रूप में पढ़ेंगे। यानी किस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से मुख गुहा, मुख के अंदर भोजन है वो ग्रहण किया जाता है, फिर लार के द्वारा कैसे डाइजेशन होता है, अंदर ग्रसनी ग्रास नाल के अंदर कैसे भोजन पहुंचता है, आमाशय में कैसे जाता है, छोटी आंत बड़ी आंत उनका क्या रोल रहता है, कौन कौन से इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, ये सभी अपन देखेंगे। न्यूट्रिशन की मेथड्स देखेंगे, न्यूट्रिशन के आधार पर जो सजीव हैं वो कितने प्रकार के हैं वो भी अपन देखेंगे, बहुत ही आसान और एकदम से सटीक भाषा के अंदर। और थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा के अंदर तो ये चारों प्रोसेस अपन जो देख रहे हैं, पोषण, श्वसन, परिसंचरण या वहन यानी ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन सिस्टम जो कि ब्लड के बेसिस पर होता है, और एक्सरेशन यानी कि उत्सर्जन, एक्सरेशन सिस्टम, ये चारों ही सिस्टम हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम हैं, इनको अपन पढ़ने वाले हैं। देखिएगा आगे बात करते हैं अपन। सबसे पहले न्यूट्रिशन यानी कि पोषण क्या होता है। देखिए पोषण तो सबसे पहले सभी सजीवों को जैविक क्रियाओं के लिए यानी अपने दैनिक जीवन के अंदर जो भी कार्य करते हैं उनके रेगुलेशन के लिए यानी उनके नियमन के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा है वो कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन के घटकों से प्राप्त होती है। भोजन के घटक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, मिनरल्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं। इन सभी घटकों के द्वारा और अपने को क्या प्राप्त होती है? एनर्जी प्राप्त होती है। अब एनर्जी प्राप्त करने का प्रोसेस यानी कि जो भोजन के घटक हैं इनको अंतर्ग्रहण करना, उसके बाद में उनका पाचन होना, पाचन होकर के उसमें से जो उपयोगी तत्व हैं उनका छोटी आंत बड़ी आंत के अंदर अवशोषण हो जाना, ये जो पूरा प्रोसेस है वो किसके अंतर्गत आएगा? पोषण के अंतर आएगा, जिसके अंदर अपन कह सकते हैं कि पाचन यानी कि डाइजेशन की प्रोसेस है उसको अपन मुख्य रूप से, डाइजेशन को यहाँ पर मुख्य रूप से अपन पढ़ेंगे। तो देखिए आगे चलते हैं। क्या होता है कि ऊर्जा की जो पूर्ति होती है यानी कि जो शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा है उसकी पूर्ति है, तो क्या होता है? भोजन को ग्रहण करना, ग्रहण करके उसके बाद में उसका पाचन होना, पाचन होने के बाद जो पचित भोजन है उसमें से उपयोगी अवयव जो हैं उनका अवशोषण करना। ये तीन प्रोसेस, तीनों वर्ड्स देखिएगा अच्छी तरह से। भोजन का अंतर्ग्रहण केवल यही पोषण नहीं है, उसके बाद उसका डाइजेशन होना, उसके बाद जो उपयोगी इसमें से एलिमेंट हैं उनका अवशोषण करना, ये पूरी प्रक्रियाएं हैं वो सामूहिक रूप से क्या कहलाती हैं? न्यूट्रिशन कहलाती हैं। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सामान्य सा क्वेश्चन बनता है, पोषण के अंदर न्यूट्रिशन में निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? तो अब अपन केवल एक सामान्य तौर पर जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी पाचन को पोषण से अलग कर देता है कि पाचन है वो एक अलग टॉपिक है, जबकि पोषण तो केवल भोजन ग्रहण करना ही है। अपन न्यूट्रिशन पोषण के लिए केवल भोजन ग्रहण करने को ही मान लेते हैं सामान्य तौर के ऊपर, जिसने इस चीज़ को पढ़ा नहीं होता है। एक बार पढ़ लेने के बाद में तो ये बहुत सामान्य सी चीज़ है, लेकिन कई बार अपन ओवर कॉन्फिडेंस में क्या है कि क्या यही चीज़ अपन गलत कर बैठेंगे, इस ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर और अपन छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको गलत कर देते हैं। तो तीनों चीज़ें, भोजन को ग्रहण करना, उसका पाचन करना और अवयवी मुख्य उपयोगी तत्व हैं, अवयवी तत्व हैं उनका अवशोषण करना, ये पोषण के अंदर शामिल होते हैं।
अब पोषण की मेथड क्या है, किस प्रकार से पोषण प्राप्त करेंगे, उसके आधार पर सजीव हैं वो दो प्रकार के होते हैं। बहुत ही सामान्य सी जानकारी रहेगी लेकिन बहुत ही विशिष्ट है। देखिए, स्वयंपोषी। स्वयंपोषी कौन होंगे? सीधी बात है, जो अपना पोषण स्वयं प्राप्त करेंगे, अपना भोजन स्वयं प्राप्त करेंगे। और स्वयं कौन करेंगे? जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा, जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण यानी सिंथेसिस की प्रोसेस होगी। तो प्राकृतिक घटक कौन कौन से? प्रकृति के, जैसे पानी है, हवा है, विभिन्न जैसे आपके कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ हैं जो कि भूमि से प्राप्त किए जाएंगे, सूर्य का प्रकाश है, ये सब अजैविक या प्राकृतिक घटक हैं। इनकी सहायता से वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाएंगे? स्वयंपोषी कहलाएंगे। और इनके अंदर अपन सभी जानते हैं हरे पेड़ पौधे जिनके अंदर हरित लवक और पर्णहरित पाया जाता है वही फोटोसिंथेसिस करते हैं। और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि शैवाल, वो भी स्वयंपोषी होते हैं। तो बहुत ही सामान्य सी जानकारी। अब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते यानी कि हरे पेड़ पौधे और ब्लू ग्रीन एल्गी, उनके अलावा सभी जीव इन्हीं के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हरे पेड़ पौधों पर या शैवालों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? विषमपोषी कहलाएंगे। अब यहाँ पर क्या आता है कि पोषण हेतु अन्य सजीवों के ऊपर निर्भर रहने वाले अन्य सजीव कौन? यही स्वयंपोषी। इनके ऊपर डिपेंड रहने वाले वो क्या कहलाएंगे? विषमपोषी कहलाएंगे। तो पोषण की विधि के आधार पर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कैसे प्राप्त करेंगे, उस मेथड के बेसिस के ऊपर जो सजीव हैं वो दो तरह के हैं, स्वयंपोषी और विषमपोषी। अब आगे चलते हैं, क्या है देखिए। विषमपोषी जीव हैं वो तीन प्रकार के हैं। विषमपोषी जीव तीन प्रकार के हैं। अब ये तीन प्रकार के विषमपोषी स्वयं किसी दूसरे से पोषण प्राप्त कर सकते हैं या किसी अन्य को पोषण प्रोवाइड भी करवा सकते हैं। देखिए क्या है, प्राणी संपोषी। तो ये तो एक जनरल विषमपोषी होते हैं जो क्या करते हैं, अपने पोषक पदार्थों को पूर्ण रूप से अंदर ग्रहण करते हैं, यानी शरीर में ग्रहण करेंगे। पहले पूरा जो न्यूट्रिएंट होगा यानी कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको पूरा शरीर के अंदर लेंगे, उसके बाद उसका डाइजेशन होगा, तो वो क्या कहलाएंगे? प्राणी संपोषी। और जनरली अपन यही देखते हैं, मनुष्य है, कुत्ता है, हिरण है, खरगोश है, भेड़ बकरी, गाय भैंस, सभी क्या होंगे? प्राणी संपोषी। मछलियाँ वगैरह हैं, ठीक है, ये प्राणी संपोषी होते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि मृतपोषी। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मृतपोषी हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो जो सड़े गले पदार्थों से, सड़े गले पदार्थ या जो मृत अवशेष होते हैं, जो भी पेड़ पौधों के डंठल वगैरह हैं वो ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं, या जो मृत जीव जंतु होते हैं उनको अपन किसी खुली जगह के अंदर फेंक देते हैं, धीरे धीरे वो सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा, कवकों के द्वारा अपघटित किए जाते हैं। अब उनके जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका ये क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं, अवशोषण करते हैं। तो उनका अवशोषण करके पोषक पदार्थों का अपघटन शरीर के बाहर ही कर लेते हैं। जो पोषक पदार्थ हैं उनका अपघटन शरीर के क्या होगा? बाहर होगा। जबकि प्राणी संपोषी जो अपन ने पीछे पढ़ा, उसके अंदर भोजन को अंदर लेने के बाद ही इनका अपघटन होगा और उसके बाद ही जो आवश्यक पदार्थ होंगे उनका अवशोषण होगा। तो मृत जीवों से पोषण प्राप्त करने वाले क्या कहलाएंगे? मृतपोषी। इसके अंदर कवक वगैरह या फफूंद वगैरह, फंगस वगैरह, मशरूम वगैरह, ये जो खाद वगैरह के ऊपर यानी जो अपने पशु वगैरह हैं उनके अपशिष्ट हैं उनके ऊपर उगने वाले जो होंगे उनसे पोषण प्राप्त करने वाले हैं वो मृतपोषी कहलाएंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं परजीवी। अब देखिए, अपन परजीवी शब्द है उसको मुख्य रूप से विषमपोषी के साथ में परपोषी, परजीवी, इनको विषमपोषी के साथ में जोड़ लेते हैं। कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये एक ही हैं? नहीं, ये क्या हैं? ये एक दूसरे पर डिपेंड करने वाले जीव हैं। परजीवी और परपोषी ये एक दूसरे पर डिपेंड करने वाले विषमपोषी जीव हैं। विषमपोषी का ही टाइप्स है ये। जिस प्रकार से अपन देख रहे हैं कि अमरबेल है वो किसी अन्य प्लांट के ऊपर चढ़ करके उससे अपना पोषण प्राप्त कर रही है। अमरबेल, ध्यान से सुनिएगा, अमरबेल किसी अदर प्लांट के ऊपर रह रही है और उसके अंदर अपने सूख हैं उनको इंजेक्ट करवा करके और उससे पोषण प्राप्त कर रही है। तो दूसरे पर जीवन यापन करने वाला कौन है? अमरबेल। तो इसको अपन कहेंगे परजीवी। ये क्या होगा? परजीवी। फिर इस अमरबेल को न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषण प्रदान करने वाला कौन है? वो अदर प्लांट जिसके ऊपर ये है। तो वो प्लांट क्या कहलाएगा? परपोषी कहलाएगा। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जूं,
मनुष्य के शरीर के ऊपर पाई जाती है, तो मनुष्य के शरीर से ये पोषण प्राप्त करेगी। क्योंकि ये पोषण प्राप्त कर रही है तो ये तो है परजीवी, और इसको पोषण उपलब्ध कौन करवा रहा है? मनुष्य। तो वो क्या है? परपोषी है। ठीक है, तो देखिएगा ये जीव क्या करते हैं, किसी अन्य स्वयंपोषी या विषमपोषी, यानी कि परजीवी है वो क्या करेगा, किसी स्वयंपोषी या विषमपोषी के शरीर के ऊपर रहेगा। स्वयंपोषी के शरीर पर जैसे अमरबेल है वो किसी प्लांट पर है, विषमपोषी के शरीर पर जैसे कि जूं जोंक खटमल ये किसी अन्य प्राणी पर, जैसे जूं है वो मनुष्य के ऊपर है। इसी प्रकार से अपन देखें जैसे प्लाज्मोडियम जो परजीवी होते हैं प्रोटोजोआ, वो मनुष्य के शरीर के अंदर और मलेरिया के वाहक के रूप में रहते हैं, तो वहाँ पर मनुष्य के शरीर से ये क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये प्रोटोजोआ जो होते हैं, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ये मनुष्य के शरीर के ऊपर परजीवी के रूप में है, और वहाँ पर मनुष्य है वो क्या है, परपोषी है, उसको न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करवा रहा है वो, तो ये है परजीवी। अब अपन बात करते हैं परपोषी की, तो ये अन्य जीवों को पोषण प्रदान करते हैं। जैसे यही एग्जाम्पल कि मनुष्य के ऊपर जूं है, तो अब जूं तो क्या हो गई, परजीवी, और मनुष्य यहाँ पर क्या हो गया, परपोषी। तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। 5 अपन ने टर्म्स देखी अलग अलग, स्वयंपोषी, देन जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा मुख्य रूप से, ये देख सकते हैं अपन, अर्थात ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बाद विषमपोषी, तो जो स्वयंपोषियों से पोषण प्राप्त करते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, यानी दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो विषमपोषी कहलाएंगे। फिर अपन बात करते हैं प्राणी समपोषी, तो ये कंप्लीटली भोजन को शरीर के अंदर लेंगे, उसके बाद ही उनका अपघटन होगा, बाद ही उसका पाचन होगा, उसके बाद ही अवशोषण होगा, एंड एट लास्ट उसका उत्सर्जन हो जाएगा, जो अपशिष्ट पदार्थ बचेंगे। फिर अपन बात करते हैं परजीवी की, तो ये दूसरे जीवों के ऊपर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। और परपोषी जो अपने ऊपर डिपेंड परजीवी हैं उनको पोषण प्रदान करते हैं। और इसी बीच एक रहा मृत जीवी, तो जो सड़े गले अपशिष्ट पदार्थ या जो प्राणी और प्लांट्स के जो अवशेष होते हैं उनके ऊपर उगते हैं, और उन्हीं से अपना जो पोषण है उन्हीं के ऊपर रहते हैं, उन्हीं से पोषण प्राप्ति करते हैं। तो ये थी सामान्य से जानकारियाँ। अब अपन इनकी विस्तृत जानकारी लेते हैं। स्वयंपोषी पोषण, स्वयंपोषी पोषण है वो किसके अंदर होगा, मुख्य रूप से प्लांट्स के अंदर होगा। प्लांट्स के अंदर क्या पाई जाएगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पाई जाएगी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड, जल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है, यह जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं ये फोटोसिंथेसिस की ही डेफिनेशन है। इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो हैं उनका संश्लेषण किया जाएगा, यही फोटोसिंथेसिस है। और फोटोसिंथेसिस से क्या हो जाएगा, अकार्बनिक यानी अजैविक जो घटक हैं उनके द्वारा भोजन का निर्माण किया जाता है। तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है, स्वयंपोषी पोषण कहलाती है, जो मुख्य रूप से प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। देखिएगा आगे बात करते हैं अपन, क्या कहलाएगी, स्वयंपोषी पोषण कहलाएगी। अब स्वयंपोषी पोषण है वो किसके अंदर होगा, अपन देख रहे हैं सीधा सीधा स्वयंपोषी पोषण हरे पौधे और कुछ जो जीवाणु और शैवाल्स जो होते हैं उनके अंदर होता है। और किस प्रोसेस की सहायता से होता है, फोटोसिंथेसिस की सहायता से होता है। चलिए बात करते हैं स्वयंपोषी पोषण के लिए फोटोसिंथेसिस क्या है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। जैसी डेफिनेशन अपन ऊपर स्वयंपोषी पोषण की पढ़ करके आए हैं, जस्ट रिपीट होने वाली है कि क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनकी सहायता से कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है, साथ में एनर्जी है वो जनरेट हो रही है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस, अर्थात प्रकाश संश्लेषण के रूप में जानी जाएगी। तो देखिएगा क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और सूर्य का प्रकाश है वो अवेलेबल है ही। ये सभी चीज़ें मिलकर कहाँ पहुँचेंगी, क्लोरोफिल के अंदर। और क्लोरोफिल क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, जिससे C6H12O6 जो कि फॉर्मूला है ग्लूकोज का, ग्लूकोज इज़ ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसका संश्लेषण होगा। और इसके बाद अपन देखते हैं कि इसके अंदर साथ में ऑक्सीजन बनती है। यह चीज़ अपन जानते ही हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर CO2 ग्रहण की जाती है और O2 है वो क्या की जाती है, मुक्त की जाती है।
मेन चीज़ यहाँ पर, चूँकि ये प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत हो रही है, भोजन का निर्माण हो रहा है, स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया हो रही है, देन एनर्जी का यहाँ पर प्रोडक्शन होना है, वो लाजमी सी बात है, यानी कि एनर्जी बनती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या है? जैसा कि इस रिएक्शन के अंदर अपन देख पा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, सारी जो यहाँ पर रॉ मटेरियल्स है वो मिलकर के जो प्लांट्स की लीव्स हैं उनके अंदर क्लोरोफिल में पहुँचती हैं और वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की यह रासायनिक अभिक्रिया है वो संपन्न होती है। चलिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि कौन कौन सी सामग्री आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो यहाँ पर जल, वाटर, भूमि के द्वारा और जड़ों द्वारा प्लांट है वो क्या कर लेगा? अवशोषण कर लेगा, और उसके लिए वाष्पोत्सर्जन, सहसंजन, तनाववाद का प्रोसेस है वो चलता है। जाइलम जो टिश्यू है उसके द्वारा इसको अवशोषित किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात आती है तो पत्तियों के अंदर जो रंध्र हैं वो जब द्वार कोशिकाएं स्फीत होती हैं, रंध्र खुले होते हैं, CO2 है और O2 है, उसका लगातार आदान प्रदान होता रहता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर जब CO2 की आवश्यकता होती है तो वो इन रंध्रों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। सनलाइट है वो एनवायरनमेंट के अंदर अवेलेबल होती है। क्लोरोफिल जो पौधे की पत्तियां हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता ही है। देन ये दोनों चीज़ें हैं वो पत्तियों के द्वारा, जड़ों के द्वारा और क्लोरोफिल तक पहुंच जाती हैं। सूर्य का प्रकाश है वो डायरेक्ट अवेलेबल होता ही है। तो इनकी उपस्थिति के अंदर जो अपन ने ऊपर देखी वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। अब देखते हैं अपन क्लोरोफिल है वो क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है। तो क्लोरोफिल देखिए, क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, देन हरित लवक। तो क्लोरोफिल है वो पत्तियों के अंदर हरे रंग के कोशिकांग उपस्थित होते हैं, यानी कि सेल ऑर्गन्स होते हैं, इनको बोलते हैं हरित लवक। लवक मतलब प्लास्टिड, हरे रंग के जो लवक हैं वो हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। इसके अलावा अलग अलग जैसे पीले रंग के हैं तो वो जेंथोफिल के नाम से जाने जाएंगे। यहाँ अपनी चर्चा है वो हरित लवक की यानी क्लोरोप्लास्ट है। चूँकि हरित लवक है इसका हरा रंग एक रंजक के कारण यानी एक डाइज के कारण होता है, जिसको क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित कहा जाता है। तो ध्यान रखें बात को, पत्तियों के अंदर लवक कौन? क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हरे रंग के क्या हैं? डाइज हैं, रंजक हैं, जो क्या कहलाएंगे? क्लोरोफिल कहलाएंगे। अब क्लोरोफिल के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी। क्या होगा फोटोसिंथेसिस के अंदर? देखिए, प्रकाश संश्लेषण में जो घटनाएं होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही आसान सी चीज़ें, लेकिन कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य का प्रकाश है वो अवशोषण किया जाएगा। कौन अवशोषित करेगा सूर्य के प्रकाश को? क्लोरोफिल। आफ्टर दैट प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा के अंदर बदला जाएगा, यानी कि यही तो फोटोसिंथेसिस है, रासायनिक ऊर्जा जो कि सेल्स को प्रोवाइड करवाएगा। किस ऊर्जा का परिवर्तन है? जो सनलाइट है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। जल के अपघटन से O2 और H2O मुक्त होते हैं। यह बात पूछी जाती है क्योंकि जल के अंदर भी ऑक्सीजन है और जो फोटोसिंथेसिस में CO2 काम में आ रही है उसमें भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है फोटोसिंथेसिस के आफ्टर फोटोसिंथेसिस, जो बनने वाली ऑक्सीजन है वो कौन से घटक से प्राप्त होती है? तो यह CO2 से नहीं, यह वाटर के अपघटन से प्राप्ति होती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में परिवर्तित होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है, ये वाटर से हाइड्रोजन जो एटम्स हैं वो प्राप्त करके कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में, यानी C6H12O6 इस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब आगे बात करते हैं अपन कि होता क्या है यहाँ पर। जो भोजन बनता है स्वपोषी पोषण के अंदर या परपोषी पोषण के अंदर, अन्य जंतुओं के अंदर, सॉरी माफ कीजिएगा, विषमपोषी पोषण के अंदर। तो देखो, पौधों के अंदर जो खाद्य पदार्थ हैं उनका संचय, स्टोरेज है वो स्टार्च यानी कि मंड के रूप में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट्स के अंदर जो खाद्य पदार्थ हैं उनका स्टोरेज, उनका संचय किसके रूप में होता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, प्रोटीन के रूप में होता है, विटामिन्स के रूप में होता है। तो वहाँ ऑप्शन रहेगा स्टार्च या मंड उसके रूप में। और जंतुओं में जो खाद्य पदार्थ हैं उनका स्टोरेज है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में नहीं। ऑप्शन में ग्लूकोज दिया हुआ मिलेगा लेकिन नहीं,
ग्लूकोज के रूप में नहीं, ग्लाइकोजन के रूप में जो संचय है वो होता है जंतुओं के अंदर, और पौधों के अंदर स्टार्च के रूप में। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स के अंदर। अब अपन ने बात करी कि किस प्रकार से CO2 ग्रहण की जाएगी, किस प्रकार से O2 अलग अलग श्वसन में O2 ग्रहण की जाएगी और CO2 त्यागी जाएगी, प्रकाश संश्लेषण के अंदर CO2 ग्रहण की जाएगी, O2 त्यागी जाएगी। तो ये कैसे होता है? तो अलग अलग रंध्र होते हैं, यानी कि सूक्ष्म छिद्र होते हैं। पत्ती की सतह के ऊपर उपस्थित छिद्रनुमा संरचनाएं जो हैं वो क्या कहलाती हैं? रंध्र कहलाती हैं। क्या काम करते हैं? रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं उनका लगातार एक्सचेंज किया जाता है, यानी कि आदान प्रदान किया जाता है। उसके साथ ही जड़ें हैं वो भूमि से जल का अवशोषण करें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जल है वो वाष्प के रूप में उत्सर्जित किया जाए, और ये कार्य रंध्रों के द्वारा ही, पर्णरंध्रों के द्वारा ही होता है, जिसको वाष्पोत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। वाष्पोत्सर्जन प्लांट्स के अंदर एक आवश्यक बुराई के नाम से जानी जाती है, यानी इससे वाटर लॉस होता है। तो ये एक कमी है, ये एक क्षति है, लेकिन ये क्षति जरूरी है ताकि वाष्प के रूप में जब जल का उत्सर्जन हो तो ऊपर से एक तनाव बढ़े, और उस तनाव के कारण जो नीचे से जल है वो जड़ें अवशोषित करें। इसके लिए वाष्पोत्सर्जन का कार्य भी कौन करते हैं? जो पर्णरंध्र हैं वही करते हैं। अब ये रंध्र कैसे कार्य करते हैं? तो देखिएगा, रंध्रों की स्ट्रक्चर और उनकी एक्टिविटीज़ यानी मैकेनिज्म क्या है। तो देखिए, यहाँ पर रंध्र जो हैं उनके अंदर मुख्य रूप से दो साइड में कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, जिनको द्वार कोशिकाएं या गेट सेल्स के नाम से जाना जाता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्र द्वार कोशिकाओं से घिरे हुए होते हैं। इस प्रकार से सेल्स पाई जाएगी यूं, इस प्रकार से ये द्वार कोशिका, ये भी द्वार कोशिका, और ये यहाँ पर बीच में जो रंध्र है वो बन जाता है। जब ये सेल्स एकदम से फुली स्फीत होती हैं, फूली हुई होती हैं, वाटर इन्होंने एब्जॉर्व किया हुआ होता है, ग्रहण किया होता है, तो ये फूल जाती हैं, तो रंध्र हैं वो खुल जाते हैं और गैसों का आदान प्रदान होता है। यदि इसके सहायक की कोशिकाएं हैं वो जब वाटर को अपनी तरफ ले लेती हैं तो ये कोशिकाएं हैं वो संकुचित हो जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं, और जो गैसें हैं उनका आदान प्रदान है वो रुक जाता है। देखिए, द्वार कोशिकाओं से घिरे हुए जो रंध्र होते हैं, ये प्रकाश की उपस्थिति में द्वार कोशिकाएं जल ग्रहण करती हैं, जल ग्रहण करके फूल जाएंगी तो रंध्र हैं वो क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। रंध्र खुल जाते हैं यानी ओपन हो जाते हैं, और गैसों का आदान प्रदान होता रहता है लगातार। अब बात करते हैं रंध्र हैं उससे। देखिए, खुले हुए रंध्र हैं उनके द्वारा O2 और CO2 गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन, जैसा अपन ने पहले देखा, ये कार्य हैं वो संपन्न हो जाते हैं। अब यदि एब्सेंस ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश अनुपस्थित है तो ऐसे में क्या होगा? द्वार कोशिकाओं का जो वाटर है वो इनके पास की जो अदर सेल्स होती हैं उन सेल्स की ओर चला जाता है। अब जब अदर सेल्स में चला जाएगा तो द्वार कोशिकाएं हैं उनके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और होते ही ये कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? सिकुड़ जाएंगी। सिकुड़ते ही जो कोशिकाएं हैं वो पास पास आ जाएंगी, और ऐसे में रंध्र क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और गैसों का आदान प्रदान है वो भी रुक जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, रंध्रों के बंद हो जाने के कारण ही रात के समय में रंध्रों के बंद हो जाने के कारण रात के समय में वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो संपन्न नहीं हो पाती है, क्योंकि जब रंध्र बंद हो जाते हैं तो ना तो वाटर लॉस हो पाएगा यानी वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, और ना ही गैसों का आदान प्रदान होगा, तो फिर जो प्रकाश संश्लेषण है वो भी रुक जाएगा। ये देख रहे हैं खुला रंध्र है, खुले रंध्र के अंदर अपन देख रहे हैं कि ये जो गेट सेल्स हैं ये बिल्कुल स्फीत यानी कि फुली हुई हैं द्वार कोशिकाएं, और फुली हुई होने की वजह से ये रंध्र है वो खुला हुआ है। जबकि यहाँ पर देखेंगे कि ये सेल्स थोड़ी सी ये भी बनने में थोड़ी अजीब सी बनी हुई हैं। इस प्रकार से अपन यूँ कहें कि ये सेल्स हैं वो यूँ सिकुड़ गई हैं, तो सिकुड़ जाने की वजह से यहाँ जो रंध्र होगा वो बिल्कुल से क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, और जो गैसों का आदान प्रदान की प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण क्रिया चलेगी। इसके बाद में अदर जो आपके सजीव हैं उनके अंदर पोषण की प्रक्रिया है। देखिए, ये अमीबा के अंदर पोषण कैसे होता है? अमीबा है वो एक कोशी के जीव है, एक कोशी के जीव है, अनियमित आकृति का जीव होता है, और जैसा कि अपन देख रहे हैं ये सामान्य अमीबा है। इसके अंदर जब भी इसको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है तब ये एक अपनी जो कोशिका की झिल्ली है उस कोशिका के ऊपर एक अतिवृद्धि निकालता है।
ठीक है। कूटपाद जिसको कहा जाएगा, मेन शब्द है कूटपाद की सहायता से। देखो, जब कोई खाद्य कण है वो अमीबा के समीप होता है तो अमीबा की कोशिका से एक अंगुलीनुमा प्रवर्ध निकलता है जिसको कूटपाद कहा जाएगा, ठीक है। इस कूटपाद की सहायता से ही ये जो अपना न्यूट्रिशन है वो प्राप्त करता है, या पादाप इसको कहेंगे, उसके द्वारा ये प्राप्त करेगा। कूटपाद के द्वारा खाद्य कण को अंदर ले लिया जाता है। उसके बाद में एक खाद्य रिक्तिका बनती है। इसमें उपस्थित पाचक रस जो होते हैं वो इस भोजन का यानी खाद्य पदार्थ का पाचन कर देते हैं, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो फिर से इसकी झिल्ली के समीप पहुंचते हैं और समीप पहुंच करके और सतह के द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो बात निकल के आती है वो आती है कूटपाद या पादाप। इसके द्वारा भोजन अंतर ग्रहण किया जाएगा, और जो खाद्य रिक्तिका है उसके द्वारा क्या किया जाएगा, उसमें जो पाचक रस हैं उसके द्वारा भोजन का पाचन कर दिया जाएगा और अपशिष्ट हैं वो पुनः त्याग दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो अमीबा है उसके खाद्य पदार्थों के रूप के अंदर यानी भोजन के रूप में शैवाल हैं, कुछ जीवाणु हैं, कुछ डाइटम्स हैं, वो ग्रहण किए जाते हैं। उनका पाचन करके वापस उनको उत्सर्जित कर दिया जाता है। अब बात करते हैं अपन एक कोशी के पैरामीशियम के अंदर पोषण की। यह भी अनियमित आकृति का जीव है। इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात जो है वो कि इसमें पोषण किसके द्वारा होता है, सीलिया के द्वारा ये गति करता है। गति करते हुए और खाद्य पदार्थ के पास पहुंचता है, और पास पहुंच करके और सतह के द्वारा ही, जिस प्रकार से अमीबा में सतह के द्वारा पोषण प्राप्त किया जाता है उसी प्रकार से सतह से यह पोषण प्राप्त करता है। तो ये पोषण की जो सामान्य जानकारियाँ थी वो कंप्लीट हुई हैं। इसके बाद में अपन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन या ह्यूमन के अंदर जो आपका डाइजेशन सिस्टम है उसकी चर्चा करेंगे। यह चर्चा होगी अपनी अगली क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि यह सेशन आपको पसंद आएगा काफ़ी ज़्यादा, और बहुत ही आपकी तैयारी के अंदर और ज़्यादा धार देने के लिए कारगर साबित होगा। यह सेशन है वो ना सिर्फ रीट एग्ज़ाम देने वालों के लिए है, जबकि थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम या सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम देने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनको भी एक तरह से निश्चिंत करेगा किस तरह से अपन 10th क्लास का सिलेबस है उसको लेकर के और आगे बढ़ रहे हैं, और आगे 11th और 12th क्लास की बायोलॉजी के जो मैटर है उसके अंदर अपन एंट्री कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने वाली ये क्लास रहेगी, उम्मीद करता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी को लाभ मिल सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी इसी प्रकार की क्लासें हैं वो और ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता के साथ में आपको मिलती रहेंगी। इसी उम्मीद के साथ थैंक्स।